नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता, प्राध्यापक भूगोल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल, नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहला टॉपिक लेकर चलेंगे। टॉपिक है हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। दिख रहा होगा शायद आपको द्वितीय क्रियाएं। आगे हम चलते हैं द्वितीय क्रिया। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आज में क्या क्या पढ़ना है हमें, राइट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है द्वितीय क्रियाएं। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, इससे आपको आगे चैप्टर प्रोसीड हम करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। द्वितीय क्रियाएं क्या है, फिर हम करेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण या उद्योग क्या है, इसके बाद अवस्थिति के कारक, उससे पहले विशेषताएं, आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं या वो कहां पर आता है, स्थापित होते हैं। फिर है अवस्थिति यानी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अवस्थिति के कारक। नेक्स्ट हमने करना है वर्गीकरण, यानी कितने आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। उसके बाद जो प्रौद्योगिक संकल्पना है, एक हम करेंगे प्रौद्योगिकी ध्रुव। प्रौद्योगिक ध्रुव क्या होते हैं, और दूसरा आएगा परंपरागत उद्योग, इनमें क्या अंतर है, या धुएं की चिमनी वाले उद्योग क्या कहलाते हैं। फिर हम आधुनिक प्रौद्योगिक संकल्पना के साथ ही दो उद्योग करेंगे। एक हम करेंगे लोहा इस्पात उद्योग, और दूसरा हम करेंगे भौगोलिक संदर्भ में दूसरा सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये आज के हमारे इसमें टॉपिक द्वितीय क्रियाकलाप के सब टॉपिक रहेंगे जो हमने आज पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। ठीक है, आई हैव समथिंग लाइक मार्कर है, एक और मार्कर है, ये बॉटल देख रहे होंगे आप, इसके अंदर कुछ है ना, कुछ खाने की चीज जिसको हम अपनी सब्जी में रोज यूज करते हैं वो है। इसके बाद ये देखिए लाइटर भी दिया हुआ है ना, ये बॉटल दे रखी है, दिखी होगी आपको, है ना। जो हम चीजें यूज करते हैं, जैसे ये की रिंग है, ये घड़ी है, वैसे ही हम ये देखिए तो टेप है, फिर ये आपकी सीजर है, ये ओपनर भी है, साथ में ये आपकी टेबल मैट आती है वो है, और वैसे ही आपकी बुक भी है ना, बहुत सारी। ये अपनी ही बुक है, हमारी 12th क्लास की ही किताबें हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सी क्रियाएं हैं? क्या ये हम सीधे प्रकृति से एज इट इज ले लेते हैं? हाँ जी, क्या हम ये एज इट इज हमें मिल जाती हैं या हम कुछ करते हैं? चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये तो क्लियर होगा आपको कि हाँ ये प्रकृति से हमें सीधी नहीं मिलती, ये हमें बनानी पड़ती है, राइट। अब ये कैसे बनती हैं? इनके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, पहले उन्हीं चीजों से ये बनती है। जैसे हम एक आम चीज लेते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, चपाती भी बनाते हैं, तो हमें गेहूं मिलता है, कहाँ से मिलता है? कृषि से। तो नेचर ने जो हमें जमीन दी उससे हमें गेहूं उगाया, उस गेहूं से हम आटा बनवाते हैं और फिर हम चपाती बनाते हैं, है ना। आटे से हम कई बार केक वगैरह और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बिस्किट बनाने में प्रयोग होता है, तो सीधा प्रयोग नहीं करते ना हम। तो द्वितीय क्रियाएं, अब आपको समझ आया, यानी सीधे पहली बार में प्रयोग में नहीं लाई गई, पहले कुछ और था, अब उसको प्रसंस्कृत कर दिया, सुधार कर दिया, उसमें कुछ और ऐड करके उसको तैयार माल के रूप में परिवर्तित कर लिया, तो वो क्या कहलाई? द्वितीय क्रिया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ द्वितीय क्रियाएं क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हो। वे क्रियाएं जो प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त वस्तुओं को मशीनों, तकनीकी ज्ञान, बौद्धिक विकास के आधार पर अधिक मूल्यवान वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं।
तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया। यानी प्राथमिक क्रियाओं से हम ज्ञान, तकनीकी विकास, मशीनें उसमें लगाकर और अधिक मूल्यवान वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाई, द्वितीय क्रिया। अब ये मूल्य में अभिवृद्धि करती है, राइट। अब मान लो हम सीधी कपास बेचते हैं, हमें आय प्राप्त होगी, लेकिन उससे बिनोला, खल अलग करके और फिर हम उसके धागे सूत बनाते हैं, फिर वस्त्र बनाते हैं, जैसे ये वस्त्र है। तो जब हम ये वस्त्र बेचते हैं तो क्या वस्त्र से और कपास दोनों में किससे आय ज्यादा होती है? नेचुरल है कि वस्त्र से होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि बीच में बहुत सारी चीजें लग भी तो गई, जी लाना था, मशीनों तक, उद्योग स्थापित, यस ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी जितना इनपुट किया इस पूरी प्रोसेस में, कोई भी चीज बनाने के लिए, उसको प्रसंस्कृत करने के लिए जितना हमने निवेश किया, इनपुट किया उसमें, उससे कहीं ज्यादा लाभ हमें मिल जाता है और वो व्यापक पैमाने पर हमारे पास उपलब्ध होती है। तो इसलिए इससे मूल्य में अभिवृद्धि होती है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था द्वितीय क्रियाएं। वे सभी क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को मशीनों, बौद्धिक ज्ञान और तकनीकी के आधार पर नई चीजों के रूप में पुनः प्रयोग करते हैं और अधिक मूल्यवान वस्तुएं निर्मित करते हैं, उसको हम कहते हैं द्वितीय क्रिया। अब इसमें कौन कौन सी आती है? देखो, एक तो आता है विनिर्माण, एक आता है प्रसंस्करण और एक आता है निर्माण। विनिर्माण मतलब पहले से निर्मित है। निर्माण क्या होता है? बनाना। हम कोई चीज और बनाते हैं, सीधा कच्चा माल लेके और उससे भी कोई चीज बना सकते हैं। जैसे गन्ने से हमने सीधा चीनी बना ली, गुड़ बना लिया, शक्कर बना ली, तो वो क्या है? हम निर्माण करते हैं उसका, ठीक है। प्रसंस्करण क्या है? जब हम उसको प्रसंस्कृत यानी मॉडिफाइड रूप में जो निर्माण किया, हमने गुड़, शक्कर, चीनी बनाई, उसको और मॉडिफाइड वर्जन में हम जैसे खांड बना दिया पीसकर या उसे अन्य चीजें बनाकर उसको यूज करके हमने बेच दिया, तो उसको हमने क्या कहा? प्रसंस्करण। और विनिर्माण दोबारा से कोई वस्तु पहले से निर्मित है, दोबारा से निर्मित करना। अगर हम लार्ज सेंस में इन सभी को ले तो इन सभी को हम उद्योग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उद्योग। अब इसी को हम विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो विनिर्माण जिसमें वस्तुएं, प्राथमिक उत्पादों को हम प्रसंस्कृत करते हैं और अधिक मूल्यवान वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो सभी प्रकार के उद्योग, जैसे धातु परगलन उद्योग है, लोहा इस्पात है, जो ये चीजें बनाई हमने, ये दिखाई थी मैंने अभी आपको, लाइटर है, मार्कर है, पेपर बनाने का है, कूलर है, ये हमारे घर में फैन लगा हुआ है, ये सारी चीजें हमें किससे बनी? उद्योगों से निर्मित हुई। तो इसको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इज इट क्लियर? आप देख सकते हो। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूँ, बेटा नोट्स बनाने सीख लो, ये बहुत जरूरी होते हैं। देखो, ये जैसे द्वितीय क्रियाएं होगी, क्या क्या है, फिर विनिर्माण क्या है, उसके बाद जो हम अभी करेंगे वो है विनिर्माण, आधुनिक विनिर्माण की विशेषता। इस टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हो। इससे आपके पास एक रिटर्न ट्रेजर हो जाता है जिसको आप जब चाहे यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब अगला पॉइंट हमारा है विनिर्माण की विशेषताएं, यानी कोई भी चीज हम निर्मित करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो उत्पादन का विशिष्टीकरण। क्या विशेषता? पहले उत्पादन का, आप नोट डाउन कर लेना साथ साथ, उत्पादन का विशिष्टीकरण, यानी जो उत्पादित करते हैं हम वो विशेष होता है, वो गुणवत्ता के आधार पर भी उसका विशिष्टीकरण किया जाता है। उसकी जो विधियां होती है वो हर चीज को बनाने की अलग अलग होती है, तो विशिष्टीकृत उत्पाद हम तैयार करते हैं। दूसरा आ गया यंत्रीकरण। अब हम जब वस्तुएं निर्मित करते हैं तो उसमें हम अनेक प्रकार के यंत्रों का, मशीनों का, अनेक प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? प्रौद्योगिक। ध्यान देना, जब मैं देख रही हूँ तो मोस्टली बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। प्रौद्योगिक नवाचार।
अब ये प्रौद्योगिक नवाचार क्या है, यानी आधुनिक समय के अनुसार मार्केट को समझना कि किस चीज की डिमांड है, लोगों की प्रवृत्ति किस ओर जा रही है, वो क्या चीजें हमें लेना चाह रही है हमसे, और गुणवत्ता। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे 3-4 पॉइंट आ जाते हैं। प्रौद्योगिक नवाचार में 2 मुख्य हैं, एक शोध हो गया और दूसरा नवाचार युक्ति। यानी शोध क्या है, यानी हम अनेक प्रकार के अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं कि भाई इस प्रकार का डिजाइन, किसी भी चीज को हम एग्जांपल ले ले कि बॉटल है, बॉटल में जैसे ये है, हमें ये पता है कि इस चीज को हम और अच्छे तरीके से मार्केट में उतारेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी शेप बदल देते हैं अलग अलग। तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम नित नए शोध करते रहते हैं, विज्ञापन वगैरह सब कुछ इसी में ऐड है। और नेक्स्ट आता है युक्तियां। युक्तियां क्या है कि समय के अनुसार हम नवीन प्रौद्योगिकी उसमें कैसे ऐड करते हैं, जैसे उसकी गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता को भी कंट्रोल करना है हमें, श्रम का विशिष्टीकरण भी करना है और उत्पादों का विशिष्टीकरण भी करना है। जब हम उत्पादों का, श्रम का, गुणवत्ता कंट्रोल करेंगे, इनका विशिष्टीकरण करेंगे तो हमें क्या होगा, अधिक मूल्य प्राप्त होंगे। तो ये आधुनिक औद्योगिक निर्माण की विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हमने क्या किया, उत्पादन का विशिष्टीकरण, दूसरा यंत्रीकरण, तीसरा प्रौद्योगिक नवाचार, जिसमें हमने अनुसंधान और युक्तियां जैसे गुणवत्ता, श्रम का विशिष्टीकरण, जो उत्पादन है उसका विशिष्टीकरण, अलग से इकाइयां संगठित हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा आता है संगठनात्मक ढांचा। अगला क्या है, संगठनात्मक ढांचा, यानी किस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा। वैसे अगर हम देखें तो उद्योग को, यहाँ पर मैं एक वर्ड क्लियर करना चाहूंगी, वैसे तो अगले चैप्टर में आएगा। जैसे उद्योग में मैंने अभी बताया वस्तुएं निर्मित करते हैं, है ना, आप सभी को भी यही पता है, निर्माण उद्योग, विनिर्माण, वित्तीय क्रियाएं। लेकिन पर्यटन को भी उद्योग कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पर्यटन और उद्योग। पर्यटन क्या है, आमोद प्रमोद के, मनोरंजन के उद्देश्य से जब हम किसी कोई वस्तु डायरेक्ट निर्मित नहीं हुई ना, तो क्या है, कोई संगठन, ठीक है। तो यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा, अब हम ठीक बताऊंगी, पहले मैंने ये वर्ड उसमें से जानबूझ के निकाला कि आप नहीं तो ये समझ नहीं पाते। जहाँ प्रॉब्लम आती है, जो ऑफन स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो क्या है, मतलब उद्योग उत्पादन का वह संगठनात्मक ढांचा, नाउ नोट डाउन इट केयरफुली, उद्योग उत्पादन का वह संगठनात्मक ढांचा जिसमें उन्नत तकनीकी, मशीनों और बौद्धिक ज्ञान के आधार पर संस्कृत वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इज इट क्लियर नाउ? अब संगठनात्मक ढांचा क्या है, हम उसके लिए हमें एक भवन चाहिए, उसमें अनेक प्रकार के कार्य करने वाले लोग चाहिए, उसका एक संगठन है, यानी कौन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करेगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कौन है, उसको कहाँ असेंबल किया जाएगा, पुर्जे कहाँ तैयार होंगे। एक जटिल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो आधुनिक उद्योग की विशेषता है, नहीं तो हम अपना माल बना लेंगे, अपने पास ही लिए बैठे रहेंगे, हमें क्या पता कैसा है, किसी के यहाँ से ऑर्डर आएगा, कोई चीज कहाँ पर है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कुछ शोध वगैरह पे डिपेंड करेंगे, हम कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो उसको हम कहते हैं संगठनात्मक ढांचा। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। करें तो मारुति उद्योग कहाँ पर है, गुड़गांव में। अगर हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट को, तो स्वतः हमारे दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन आता है फरीदाबाद, है ना। बुनकरों का क्षेत्र किसको कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। एटलस फैक्ट्री के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, पानीपत प्रसिद्ध है, ठीक है। आईटी सेक्टर में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, गुड़गांव है। तो एक विशिष्टीकरण हो गया ना कि उन चीजों की वहां विशेषता है, वैसी श्रम शक्ति, वैसा ही संगठन, वही सब कुछ एक और ऐसा डेवलप हो जाता है, क्लियर। लेकिन बाकी भागों में क्या परिस्थितियां हैं, नहीं है, वहां तो इतना नहीं हुआ। कहीं कृषि बहुत अधिक विकसित है, कहीं मिल्क पॉइंट, जिसे मिल्क पर आधारित प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, करनाल में है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग विशेषता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसे,
माइंड में क्वेश्चन आना होगा कि ये उद्योग यहाँ क्यों नहीं स्थापित हो सकता? क्या सोनीपत को, पानीपत को, करनाल को, कुरुक्षेत्र को औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कारक, कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित हो जाते हैं और कुछ कम विकसित रह जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा वो क्या है? अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। राइट, तो हम इनको यहाँ कर लेते हैं। अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब देखो, सबसे पहले जब हम कोई भी वस्तु निर्मित करती हैं तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की, है ना। हम इसको जो बुक में दिया हुआ उस हिसाब से उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस वे से हम चलेंगे तो आपको क्लियर होगा। आप माइंड में रखो कि आप एक इंडस्ट्री में हो और आपको कोई चीज लेकर आनी है, और नहीं तो आप अपने वस्त्र उद्योग को लेके चलो। हम कपड़े पहनते हैं या हमारी किताबें निर्मित होती हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की। अब कच्चा माल अलग अलग उद्योगों के लिए अलग प्रकार का कच्चा माल होता है। कुछ उद्योगों के लिए भारी कच्चा माल, जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहा, चूने का पत्थर, कोकिंग कोयला, क्वार्ट्जाइट सारा भारी है और कम वैल्यू का है। तो अधिक दूरी तक अगर हम परिवहन करते हैं तो परिवहन व्यय बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसे उद्योग वहां स्थापित होंगे जहां कच्चा माल नजदीक हो। अब सूती वस्त्र उद्योग है, कहीं भी स्थापित हो सकता है क्योंकि कपास बहुत हल्की होती है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब हमने कृषि में किया था कि डेयरी उद्योग अधिकतर नगरों के समीप है। क्यों? क्योंकि उनकी मांग वहां पर अधिक है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आ गया? कच्चा माल। दूसरा, अब हम जब वस्तुएं निर्मित करते हैं तो किस चीज से निर्मित करते हैं? कच्चे माल को किसकी आवश्यकता होती है? हमें मशीनों की आवश्यकता होती है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? शक्ति के साधन। कि उद्योगों की स्थापना के लिए शक्ति के साधनों के, जिनसे मशीनें चलाई जाती हैं, चाहे बिजली है, पेट्रोल है या कोयले का है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ उद्योगों के लिए विशेष शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जल विद्युत की आवश्यकता होती है, तो वो वहां पर स्थापित किए जाते हैं। क्लियर? अब अगला पॉइंट हमारा क्या आ गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है यातायात परिवहन के साधन। यातायात परिवहन के साधन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा कि जी कच्चा माल आ गया, शक्ति के साधन हो गए, मशीनें आ गई, ठीक है, अब इनको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो वो क्या होगा? दक्ष एवं सस्ते श्रमिक। कि जहां पर श्रमिक है, अच्छी बात है, लेकिन वो दक्ष भी है, कुशल भी है। हालांकि अधिकतर काम मशीनों से होता है, लेकिन फिर भी श्रमिक अगर कुशल होगा, पढ़ा लिखा होगा, विशिष्टीकृत होगा, उसे पता तो हो मशीनें कैसे चलानी है। ऑटोकैड डिजाइन आ गई है, कैसे वो ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है, कब कितना पानी, कितना खाद, कितनी चीज डलेगी, बिस्किट बनाना है तो कितना आटा बनेगा, कितनी चीनी, उसको स्किल्ड होना चाहिए उस चीज में, और सस्ता भी हो ताकि लाभ। अब हमने कच्चे माल, शक्ति के साधन और दक्ष श्रमिकों की सहायता से उत्पादन तो कर लिया, लेकिन अगर उत्पादन मार्केट तक नहीं जाएगा तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे? क्या चाहिए हमें? उन्नत यातायात परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। इज इट क्लियर? और इसके अलावा अब उन्नत यातायात के परिवहन के साधन के द्वारा हम इन चीजों को कहाँ ले जाएंगे? बाजार। तो बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, और बाजार में भी दो चीजें, एक तो परिवहन व्यय ज्यादा ना हो, निकटतम हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों की क्रय शक्ति भी ऊंची होनी चाहिए। अगर बाजार है खाली लेकिन खरीदने वाले नहीं, और आपने अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु बना दी, तो नेचुरली की कॉस्ट ज्यादा होगी। जब उसे कोई खरीदेगा नहीं तो उत्पादन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बाजार की उपलब्धता होना भी आवश्यक है। और नेक्स्ट आता है सरकार की नीति। अगला पॉइंट क्या है? सरकार की नीति। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है सरकार की नीति। जिस क्षेत्र में अधिक उद्योग विकसित है, जैसे दिल्ली का हम एग्जांपल लें, तो दिल्ली में क्या है, इतना अधिक प्रदूषण हो गया था, तो 1960 में दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया, तो जो भारी उद्योग थे जिसका 60% तैयार कहते हैं, ठीक है, तो उसमें स्थापित कर दिया। क्यों किया जानते हो?
बेसिकली सरकार की नीति प्रदूषण की है। आवास बहुत ऊंचा हो गया था, लोगों को आवास की कीमतें बहुत ऊंची हो गई थी, रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, श्रमिकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, सभी प्रशासनिक केंद्र वहां थे, तो इन सभी के कारण वैसे ही सरकार किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई प्रकार की नीतियां बनाती है। तो अगर सरकार की नीति अनुकूल है तो वो क्षेत्र डेवलप हो जाता है, अगर प्रतिकूल है तो उस क्षेत्र का धीरे धीरे विकास कम होना शुरू हो जाता है। ये किस लिए होता है? प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने के लिए। तो जहां पर इन सभी कारकों की लगभग, वर्ड आई एम यूजिंग लगभग, ये नहीं कि सारे एक जगह मिलते हैं, जिस उद्योग के लिए जिस चीज की विशिष्टता होती है वो और कुछ कारक वहां अनुकूल होंगे तो वहां पर उद्योग आसानी से स्थापित किया जा सकता है। क्लियर हो गया? इसीलिए कुछ क्षेत्र किसी उद्योग के लिए, कुछ किसी के लिए, और कुछ जहां सारी विशेषताएं होती वो लगभग एक गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसको औद्योगिक गुच्छ कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसमें देखोगे, अब इसी के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं वो है इसी में ही अवस्थिति के कारक और वर्गीकरण से पहले कि उद्योगों की, आधुनिक उद्योगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत यातायात परिवहन के साधन, अधिकारी वर्ग जो नीतियों का निर्धारण करता है, जो इन कारकों की नीति निर्धारित करता है, इन कारकों की अनुकूलता या प्रतिकूलता सिद्ध करता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। अभी हमने इसमें क्या किया, हम साथ साथ रिवाइज करते चलते हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं द्वितीयक में, उसके बाद हमने क्या किया बताइए, विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या है, और नेक्स्ट पार्ट हमने किया अवस्थिति के कारक। तो अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? उद्योगों का वर्गीकरण। यहां तक रब कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। आप नोट्स साथ साथ जरूर बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? उद्योगों का वर्गीकरण। विजिबल तो होगा ना, दिखाई दे रहा होगा ताकि आप उतार सको। उद्योगों का वर्गीकरण, इसमें हम फ्लो डायग्राम बनाएंगे, आप पेंसिल और स्केल साथ लेकर बैठना, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के वर्गीकरण अनेक आधारों पर किए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 वर्गीकरण इसमें मुख्य हैं। अब हमें ये रब करना पड़ेगा, फिर हम साथ साथ लौट कर आएंगे, देखते हैं कितना चल पाता है, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण, इसके 4 आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है आकार के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण हमारा आता है कच्चे माल के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण हमारा आता है, कौन कौन सा किया हमने? आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, जो उत्पाद या उत्पादन हम तैयार करते हैं तो उत्पादन के आधार पर, और चौथा आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी उद्योगों का मालिक कौन है। क्लियर? अब हम एक एक को करेंगे। तो पहला आता है आकार के आधार पर। बच्चों, आकार के आधार पर हम उद्योगों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 में। पहला आता है घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग, नोट डाउन करो। दूसरा छोटे पैमाने, और तीसरा बड़े पैमाने। मैं यहां लिख देती हूं कुटीर उद्योग, इसके बाद आता है छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा आता है बड़े पैमाने के उद्योग। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या है इनका आकार, उपलब्ध कच्चा माल और तैयार माल की प्रवृत्ति के आधार पर तथा पूंजी कितनी लगी उसके आधार पर हम इनको आकार निर्धारित करते 3 भागों में बांटते। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, जैसे मटके यूज करते हैं ना, खासकर गर्मियों में तो बहुत करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, सिरेमिक की प्लेट्स यूज करते हैं, है ना, चिलम वगैरह यूज करते हैं, दरिया, टाट, चटाई, बोरे ये यूज करते हैं हम, टोकरिया। तो ये सारे किसका है? कुटीर उद्योग के उदाहरण है। मतलब वो उद्योग
जो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, कम उन्नत प्रौद्योगिकी, स्थानीय श्रम, मानवीय श्रम और स्थानीय मार्केट के लिए ही बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कुटीर उद्योग। क्लियर? छोटे पैमाने के उद्योग, जिन उद्योगों में कम पूंजी, स्थानीय के साथ साथ बाहर से कच्चा माल लाया जाता है और प्रादेशिक मार्केट उपलब्ध होती है, कम मात्रा में श्रमिक कार्य करते हैं, जैसे आपकी घड़ी बनाने का है, टेप वगैरह बनाने का है, पेपर है, छोटी छोटी चीजें, डस्टर है, ये पेन है, ये बनाने के उद्योग सारे किसमें आते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग में। तकनीकी प्रयोग होती है लेकिन थोड़ी, मशीनें प्रयोग होती है लेकिन छोटी, संगठनात्मक ढांचा कम जटिल होता है। और बड़े पैमाने के उद्योग जिनमें कच्चा माल, प्रस्तुत कच्चा माल होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की गुणवत्ता, श्रम के विशिष्टीकरण, उत्पादों के विशिष्टीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग का सामान बनाने का उद्योग। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर कई पार्ट्स में बांटा है। कैसे पार्ट्स में? जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, जो उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं उनको, यानी जिनका कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, उनको हम कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे शुरू में ही हमने एग्जांपल लिया था ना वस्त्र का, सूती रेशमी वस्त्र उद्योग, कपास का, चीनी का, तो इनका कच्चा माल हमें किससे मिलता है? कृषि से। तो ये क्या होंगे? कृषि पर आधारित उद्योग। दूसरा आता है खनिजों पर आधारित उद्योग। जो उद्योग, वे उद्योग जिनका कच्चा माल हमें खनिजों से मिलता है, उनको हम कहते हैं खनिजों पर आधारित। अब खनिजों में भी दोनों प्रकार के होते हैं ना, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, अधात्विक में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि बनाने के उद्योग। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल है, तो ये आपका किसमें आ गया? अधात्विक। बेसिकली वर्गीकरण है खनिजों पर आधारित उद्योग। क्लियर? उसके बाद आता है रसायनों पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जिसमें अधिकतर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक बनाने के कारखाने, सीमेंट उद्योग, ये सारे हमारे रसायन उद्योग में आते हैं। फिर आ गया वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित में जैसे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर बनाने के उद्योग हैं, खिड़की, दरवाजे वगैरह जो भी बनते हैं हमारे, जैसे ये भी बना है, ये फर्नीचर से है। क्रिकेट खेलते होगे, बैट वगैरह बनता है, तो ये सारे किससे बने हुए हैं? वनों से। हम जो पेपर यूज करते हैं, वो बुक, वो पेपर, कागज की लुगदी, इनसे गन्ने की लुगदी, इन्हीं चीजों से, विशेषकर कागज के पल्प जो बनता है पेड़ों का, उससे बनते हैं। तो वो वनों पर आधारित हो गए। उसके बाद आता है पशुओं पर। पशुओं पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जैसे खाल है, मांस है, ऊन है, ये हमें किससे मिलती हैं? पशुओं पर। जैसे खाल से अनेक प्रकार के बैग है, बेल्ट है, जूते बनाने के उद्योग है, चर्म उद्योग, ये सारा किस पर आधारित है? पशुओं पर। तो इसको हम पशुओं पर आधारित। तो कच्चे माल के आधार पर कितने पार्ट हुए? 5। कृषि पर, खनिजों पर, रसायनों पर, वनों पर और पशुओं पर आधारित उद्योग। अगला क्या आ गया हमारा? उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर यानी जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसके आधार पर। फर्स्ट आता है बेटा आधारभूत उद्योग और दूसरा आता है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होता है? इसमें बेसिकली एग्जांपल लोहा इस्पात उद्योग, यानी वो उद्योग जो अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। ठीक है, अब आप कोई भी चीज देख लो, किसी न किसी रूप में लोहे का जरूर प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे जूते पहन रखे जी, चमड़े का प्रयोग। अरे बेटा जूते तो पहन रखे हैं, लेकिन वो बना कैसे? मशीनों से बना। मशीनें किससे बनती हैं? लोहे से। तो सुई से लेकर और हवाई जहाज, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु तक बनाने के लिए हम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो अन्य उद्योगों को आधार देता है, इसलिए इसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर, जो वस्तुओं को उपयोग में लाता है। तो जो वस्तुएं हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, जैसे वेजिटेबल ईटेबल है, वेजिटेबल ऑयल है,
साबुन है, तेल है, शैम्पू है, ये सारी चीजें वस्तु निर्माण उद्योग में। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर इनको बेटा 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 में। पहला आ गया सामूहिक सहकारी उद्योग, सहकारी भी नहीं, सार्वजनिक उद्योग। सहकारी तो संगठन हो गया, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा आ गया निजी, और नेक्स्ट आ गया संयुक्त। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं? चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का हो या सरकार का हो या समाज में किसी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया हो। वास्तविक नियंत्रण किसका होता है? सरकार का। सार्वजनिक यानी सभी के हितों की वस्तुएं बनाने के लिए जो प्रमुख प्रभुत्व होता है, नियंत्रण होता है, वो सरकार का होता है। उसको हम कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। जैसे MTNL है, BSNL है, ये सारा आ गया। निजी वे उद्योग, हाँ ध्यान रहे, रेलवे उपकरण, प्रसंस्करण, रक्षा उपकरण जो बनाए जाते हैं वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। निजी क्षेत्र जिन पर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का अधिकार होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग है, लेकिन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, टिस्को, ये 1907 में स्थापित हुआ और जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। आज तक भी निजी क्षेत्र में है, एक वही मालिक है। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जी की है, तो वही मालिक है। नेक्स्ट आ गया संयुक्त। संयुक्त उद्यम क्या होते हैं? संयुक्त उद्यम जिसमें सरकार का भी और निजी कंपनियों का भी कुछ मिला जुला होता है, कुछ हिस्सा सरकार को, कुछ दूसरा, तो या अनेक कंपनियों का, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्यम। क्लियर। तो ये था हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। आप ये फ्लो डायग्राम बना सकते हो। क्लियर, बना लिया होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, उद्योगों का वर्गीकरण क्लियर हो गया होगा। अब इन सभी के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो हम इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पूरे उद्योगों को किन 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं? 2 पार्ट्स आते हैं हमारे। एक आता है परंपरागत उद्योग और दूसरा आता है आधुनिक या प्रौद्योगिक आधारित उद्योग। ठीक है। अब परंपरागत उद्योग कौन से होते हैं? इसको धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कह सकते हैं। यहाँ हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। परंपरागत उद्योग की विशेषताएं क्या है? रोजगार काफी उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्राचीन समय से उसी ट्रेडिशनल पैटर्न से, पुराने पैटर्न से ही उत्पादन किया जा रहा है। कोई विशिष्ट विशेषता उसमें नहीं ऐड की गई, ना ही समय के अनुसार अपडेट किया। दूर से निकलते हुए धुएं की चिमनियां आपको ये सिद्ध कर देंगी कि ये परंपरागत उद्योग है। यहाँ पर पहले से ही चल रहा है। आजकल तो चिमनियां बहुत ऊपर है, धुएं पर आधारित है ही नहीं। ठीक है ना, तो बहुत कम है। पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन उद्योगों की विशेषताएं क्या है? इनमें श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है, कम कुशल श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है। जो जहां पहले स्थापित हो गया उसी प्रकार की प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग ये करते रहते हैं। अधिकतर ये परंपरागत विकसित देशों में स्थापित है। जिनकी विशेषताएं देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको शायद क्लियर होगा। क्लियर है? देखो, उच्च रोजगार का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अनाकर्षक वातावरण होता है, प्रदूषण अधिक होता है, उत्प्रवास होता है। मतलब जब आवास के लिए समय अधिक स्थान नहीं है, गंदी बस्तियां तक विकसित हो जाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, कम मजदूरी दी जाती है, तो थोड़ी बहुत योग्यता रखते हुए क्या करते हैं लोग, प्लान करना शुरू कर देते हैं, या जो विकसित हो जाते हैं वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और बेरोजगारी की समस्या, जिसके कारण यहाँ पर अनियमित रोजगार होता है, संगठित रोजगार का प्राय अभाव पाया जाता है। इसमें उदाहरण पता है किसका है? जर्मनी का रूअर क्षेत्र। जब हम मैप करेंगे तो देखेंगे जर्मनी का रूअर क्षेत्र
जो परंपरागत कोयला और लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित था और इसी प्रकार का पेट्रोल रसायन था, लेकिन ये एक धुआं उगलने वाली चिमनी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर लोगों की जनसंख्या का स्थानांतरण होने लग गया, लोगों ने यहाँ से उत्प्रवास करना शुरू कर दिया। लेकिन इस परंपरागत उद्योग का स्थान पता है धीरे धीरे आधुनिक उद्योग की ओर ले लिया और आज जर्मनी एक विकसित, जर्मनी का रूरल क्षेत्र है। इन्होंने तकनीकी और प्रौद्योगिक कुशलता के आधार पर, मार्केट की डिमांड के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर दिया। तो अब यहाँ पर आधुनिक संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, तकनीकी और विशिष्टीकरण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यानी केवल अब ये क्षेत्र कहाँ पर, कच्चे माल पर आधारित नहीं रहा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आधुनिक या प्रौद्योगिक आधारित उद्योग। इन उद्योगों को, ये आधुनिक या प्रौद्योगिक आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें उन्नत तकनीकी ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिक कुशलता के आधार पर व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में नीले और रेड कॉलर यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को परिवर्तित किया जाता है, सेवाओं की ओर आकर्षित किया जाता है। यानी यहाँ पर तकनीकी कुशलता, प्रौद्योगिक नवाचार, शोध, अन्य प्रकार की गुणवत्ता नियंत्रण मशीनें और तकनीकी अपनाई जाती है। क्लियर। इसमें आपका उदाहरण जापान का ओसाका, डेट्रॉइट क्षेत्र के उदाहरण आते हैं और इसी के आधार पर, इन्हीं संकल्पना के आधार पर दो प्रकार के उद्योग निकल कर आते हैं। एक आता है स्वच्छंद उद्योग और दूसरी संकल्पना आती है बेटा प्रौद्योगिक ध्रुव। कौन सी? प्रौद्योगिकी ध्रुव। अब ये दोनों आपके लिए समझनी बेहद जरूरी है। कैसे? पहला स्वच्छंद उद्योग, मतलब अभी तक हमने क्या किया, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक और वो सारी चीजें की। लेकिन आधुनिक समय में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग है वो क्या डिमांड करते हैं? स्वच्छंद उद्योग की संकल्पना विकसित हो गई। तो स्वच्छंद उद्योग क्या है? नाउ इट्स द टाइम टू नो दैट व्हाट इज वॉलंटियर और स्वच्छंद उद्योग। ये उद्योग जो कच्चे माल की आवश्यकता से, शक्ति के साधनों की आवश्यकता से पूरी तरह मुक्त होते हैं। यानी कच्चा माल अगर कम भी उपलब्ध है तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी और यातायात परिवहन के साधन इतने विकसित हैं कि ये अनेक प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से विश्व के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे उद्योग जो केवल कच्चे माल पर आधारित ना होकर परिवहन, उन्नत प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान पर आधारित होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिक स्वच्छंद उद्योग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिक ध्रुव। इसी की मतलब आधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान के आधार पर ही। तो एक क्या है प्रौद्योगिक ध्रुव? एक प्रकार का प्रादेशिक संगठन है, प्रादेशिक संगठन या विकास है जिसके अनुसार किस चीज का ध्यान दिया जाता है? उन्नत तकनीकी, शोध, युक्तियां जो अभी हमने किया था, गुणवत्ता नियंत्रण और ये, और विधियां, इन सभी के आधार पर कोई प्रदेश विशेष अधिक विकसित हो जाता है तो उसको कहा जाता है प्रौद्योगिक ध्रुव। ठीक है, जिसको हम दूसरी भाषा में टेक्नो पार्क भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? टेक्नो पार्क। क्या आप जानते हो भारत का टेक्नो पार्क किसको कहा जाता है? बता सकते हो? यस, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का टेक्नो पार्क कहा जाता है। और वैसे ही सिलिकॉन घाटी जो बिल्कुल एक पूरी तरह बिछड़ गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परंपरागत उद्योग स्थापित थे लेकिन बिल्कुल पिछड़ गया था। लेकिन जब ये देखा कि बिल्कुल पिछड़ गया है तो यहाँ प्रौद्योगिक तकनीक को अपनाया गया और यहाँ पर टेक्नो पार्क की स्थापना की गई। यानी प्रौद्योगिकी पर आधारित इंजीनियरिंग उद्योग है, धातु निर्माण उद्योग है, कैड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर पर आधारित है, रोबोट इत्यादि बनाने की टेक्नोलॉजी, वो सब विकसित की गई। तो इसको हमने कहा टेक्नो पार्क। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक हमने, इसके बाद क्या किया? उद्योगों का वर्गीकरण, प्रभावित करने वाले कारक,
आधुनिक संकल्पना कौन कौन सी थी, और उसमें हमने किया स्वच्छंद उद्योग और प्राकृतिक उद्योग, राइट। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। वो हमारा कौन सा आता है, लोहा इस्पात उद्योग। समझ आ रहा है, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जैसे कि हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग की दृष्टि से इसका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। अगर आपको उद्योगों के निर्माण प्रक्रिया को जानना है तो आप इंडस्ट्री की विजिट कीजिएगा और वहां पूछिएगा, आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे संगठन कार्य करता है, कौन लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लोहा होता है, लोहे को चूना पत्थर और कोकिंग कोयला यानी कार्बन इत्यादि के साथ क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। इसको आयरन स्मेल्टिंग कहते हैं, जिससे हमारा लोह अयस्क जो हम वहां से निकालते हैं आंतरिक भाग से, जिसमें अनेक अशुद्धियां होती हैं, तो लोह अयस्क से ये हमारा क्या बन जाता है, लोहा। अब इसमें हम मैग्नीज, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट ये मिला देते हैं और स्मेल्टिंग के बाद तो इससे हमारा क्या तैयार हो जाता है, इस्पात। अनेक रूपों में, चादरों के रूप में, सरिये इत्यादि के रूप में, तो ये तैयार हो जाता है। अब हमें पता है कि लोहे की चीजें क्या है, बहुत भारी होती है। सारा कच्चा माल से चूना पत्थर है, मैग्नीज है, क्वार्टजाइट है, कार्बन कोकिंग कोयला है, लोहा कोयला है, मैग्नीज, सब कुछ भारी होता है। परिवहन वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसलिए ये उद्योग वहीं स्थापित किया जाता है जहां इनका कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग का विकास विश्व के कुछ भागों में अधिक है। कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक है, तो हम एक बार मैप देख लेते हैं, राइट। देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। इसी से फिर हम साथ साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी करेंगे, ठीक है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग का अधिकतर विकास, ये आपको यहाँ पर 5 जिले मिलेंगे ऐसे। ये इस भाग को, ये पार्ट है, इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स क्षेत्र वो बहुत अधिक विकसित है। इसमें आपका ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, यहाँ पर डेट्रॉइट क्षेत्र है। कौन सा है, डेट्रॉइट क्षेत्र। डेट्रॉइट क्षेत्र में सबसे अधिक जो ऊपरी पेंसिल्वानिया, ये पेंसिल्वानिया है, उत्तरी पेंसिल्वानिया क्षेत्र में, डेट्रॉइट क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा होता है। लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बहुत मक्का की पेटी का विस्तार कम हो गया और इस क्षेत्र में उद्योग परंपरागत उद्योग हो गया, तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाने लगा। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इस क्षेत्र को परिष्कृत किया, परिमार्जित किया और यहाँ पर उद्योग स्थापित किए। अब अनेक क्षेत्रों में, जैसे डेट्रॉइट है, यहाँ शिकागो है, गारी है, पिट्सबर्ग क्षेत्र है, इन भागों में ये उद्योग स्थापित हुआ। यहाँ ही नहीं, कुछ क्षेत्रों में, यहाँ मध्य क्षेत्र में भी लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग चीन का ये क्षेत्र है, इस भाग में स्थापित हुआ। भारत का है, जैसे जमशेदपुर है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, फिर भद्रावती है, बोकारो है, ये इन क्षेत्रों में, जिसको हम छोटा नागपुर पठारी भाग भी कहते हैं, केवल भद्रावती को छोड़कर यहाँ लोहा इस्पात स्थापित हुआ। जापान में, चीन का हम कर चुके हैं, संगाई वुहान क्षेत्र का है। जापान में आपका ऊपर टोक्यो है, ये आपका नागासाकी क्षेत्र है। कौन सा है, नागासाकी है, टोक्यो है, फिर ओसाका क्षेत्र है ऊपर की ओर, ये ओसाका। इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात बहुत अधिक विकसित हुआ। वैसे ही फिर हम रूस की ओर चले तो रूस में आपका इधर सेंट पीटर्सबर्ग, ये यूक्रेन का है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच यहाँ किर्वोई रोग क्षेत्र है, ये नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र है। इन भागों में लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो ये क्षेत्र है, इस भाग में भी लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित है। क्लियर। इसी के साथ अगला हमारा है, केवल 5 मिनट और है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 3 रूप में है, एक हस्तकरघा उद्योग के रूप में, एक बिजली करघा और एक आधुनिक वस्त्र।
हस्तकरघा, जैसे गांधी जी चरखे से सूत काटते थे, कटवाते थे, ये एक मुहिम चली थी, तो वो क्या था हमारा हस्तकरघा, हाथ से करघा चलाना और लूम तैयार करना, धागा तैयार करना, उससे फिर वस्त्र बनाना। ठीक है, उसके बाद फिर प्रसंस्करण हुआ, क्योंकि बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे, गुणवत्ता नियंत्रित नहीं हो रही थी, तो फिर बिजली के करघे आ गए, लेकिन मशीनों के आगे उनका भी उत्पादन कम था, तो कारखाना पद्धति का विकास हुआ। और ब्रिटेन में ये यहाँ पर आपको ये ऊपर डेनमार्क है, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड का है, फिर आपका जर्मनी का है, ये फ्रांस। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऊपरी का क्षेत्र है, नीचे तमिलनाडु का भाग है। ठीक है, चाइना का इसके साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का यही औद्योगिक पेटी का क्षेत्र, इसमें अनेक स्थानों पर ये उद्योग स्थापित हुआ। दक्षिणी अर्जेंटीना और इन भागों में उद्योग स्थापित हुआ, तो इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल, दोनों में क्या समानता है? सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिक बहुत अधिक जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका कच्चा माल हल्का होता है। आप देखोगे जापान में और इधर ब्रिटेन में कोई कपास नहीं उगाई जाती। वो कपास कहाँ से लेते हैं? या तो ये मिस्र से लेते हैं, या भारत से लेते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका से लंबे रेशे वाली कपास आयात करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद वस्त्र बनाते हैं और बहुत विकसित है। तो हल्का कच्चा माल है, इसलिए इसको परिवहन किया जा सकता है आसानी से। यही कारण है कि ये उद्योग जहां इसका कच्चा माल नहीं मिलता, उन भागों में भी आसानी से स्थापित हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों की विशेषताएं क्या हैं, उद्योगों के लिए कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हमने अनेक आधारों पर वर्गीकरण किया, जिसमें 4 प्रमुख आधार थे, कच्चा माल, आकार, उत्पाद और चौथा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को लगभग 16-17 प्रकार में बांटा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2 प्रकार के उद्योग थे, परंपरागत उद्योग जिसको धुआं चिमनी वाले उद्योग कहा जाता है, और दूसरा था आधुनिक प्रौद्योगिक क्षेत्र, जिससे 2 संकल्पनाएं उभर कर आई, स्वच्छंद उद्योग की और प्रौद्योगिक दुर्योग की, टेक्नोपार्क की। ठीक है, तो फिर उच्च प्रौद्योगिक दुर्योग या उच्च तकनीकी पर आधारित उद्योग किए गए, और उसके बाद हमने 2 उद्योग किए जो आपके सामने मैप पर है, लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर? ये चैप्टर 12th क्लास का 6th चैप्टर था आपका, द्वितीय क्रियाएं विशेषकर विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आज के लिए हम यहीं पर विदा लेते हैं और चैप्टर ये यही पूरा होता है। I hope you understand the chapter. Read this chapter. If you have any question, then you can write in comment box.